Hello students, I am Dr. Sumit Kumar, Assistant Professor, Department of Medicine, Government Medical College, Bithia. We are here to discuss about Parkinson's disease or Parkinsonism. I have also attached my notes in the comment section below, so you can have a link, or I will also post in your WhatsApp group the notes. So you can also make notes, and in case of any difficulty, you can use those notes, or you can send me your query at my email ID, that is tarunsumit@gmail.com. That is TARUN SUMIT Sumit@gmail.com. So I can revert back to your questions and answers. So what is Parkinsonism? So अब हम लोग इसको पहले समझते हैं अबाउट क्लिनिकली कि कैसे पार्किंसनिज्म एक केस प्रेजेंट करता है। तुम्हारे पास एक बूढ़े बाबा या बूढ़ी माता आएंगी जिनका हाथ हिलता रहेगा, जिसको ट्रेमर्स बोलते हैं, जो कि बहुत धीरे धीरे अपना काम करेंगे, जिसको ब्रैडिकाइनेसिया बोलेंगे, और उनके हाथ में बहुत स्टिफनेस होगा, दैट विल बी कॉल्ड रिजिडिटी। तो ऐसा मरीज आपके पास आएगा जिसको डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जिसको हम लोगों को देखना है। और बिलीव मी, पार्किंसनिज्म को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है और तुम उसके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज ला सकते हो। एंड इट इज अ वेरी कॉमन डिजीज जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग पार्किंसनिज्म को अच्छे से पढ़ते हैं। एक ऐसा क्लिनिकल डायग्नोसिस जहां मुझे समझ में आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा मैं शो कर सकूं कि वो पार्किंसंस का सिम्टम्स कैसा होगा। लेकिन एक आइडियल केस जब लॉकडाउन टूटेगा तो हम लोग पार्किंसंस का देख करके इसको हम लोग देखेंगे कि पार्किंसंस में क्या क्या होता है। सो हम लोग दो टर्म्स पढ़ते हैं, पार्किंसंस डिजीज एंड पार्किंसनिज्म। सो पार्किंसनिज्म दो तरह का होता है, दैट इज प्राइमरी पार्किंसनिज्म एंड सेकेंडरी पार्किंसनिज्म, जो कि किसी ब्रेन पैथोलॉजी के चलते हो जाए या ऑर्गेनिक पैथोलॉजी के चलते हैं। प्राइमरी में भी बहुत सारा हेरिडिटरी चीज होता है, लेकिन जो मैक्सिमम जो केसेज होते हैं दैट इज प्राइमरी इडियोपैथिक पार्किंसनिज्म, which is called the Parkinson's disease. So all practical purposes, when I will say Parkinsonism or Parkinson's disease, I will be referring to the primary idiopathic Parkinsonism. Okay? So what is Parkinsonism? It is a chronic progressive neurodegenerative disease. So chronic है, पुराना है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ता रहेगा, and neurodegenerative, ब्रेन को डिजेनरेट करने वाला डिजीज है, which is characterized by at least 2 out of 3 symptoms. So what are the 3 symptoms? याद रखेंगे हम लोग, TB resistance और TBR, ठीक है? So TR tremors, कैसा ट्रेमर? That is resting tremor. B is bradykinesia and R is rigidity. So इसमें अभी हम लोग आगे सिम्टम जब करेंगे तो ये तीनों सिम्टम, ये तीनों में से अगर 2 सिम्टम्स आ गए, या ऐसे हम लोग सोचे कि एक ऐसे बूढ़े बाबा जी आए हैं जो कि उनका जब बैठे रहते हैं उनका हाथ हमेशा हिलता है। ये जो ट्रेमर होता है दैट इज मोस्टली एसिमेट्रिकल, कोई एक हाथ ज्यादा हिलेगा या वही केवल एक हाथ हिलेगा जो कि ज्यादा अपने आप ऐसे ऐसे हिल रहा है। अगर उनको बोलेंगे बाबा जी स्टॉप, आप उसको बंद कीजिए इसको हिलाना, तो वो बंद करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अलग अलग ट्रेमर्स कैसे होते हैं। दीज आर दोज ट्रेमर्स जो हाइपरथायराइडिज्म में जो ट्रेमर्स होते हैं, दोज आर फाइन ट्रेमर्स, धीरे धीरे हिलते हैं। एंड जो सेरेब्रल डिसऑर्डर्स में जो ट्रेमर होते हैं, उसमें इंटेंशन ट्रेमर होता है कि जब वो कोई काम करने जाएगा, जब जैसे ही ग्लास को मुंह के पास लाएगा उसका ट्रेमर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो दैट आर कॉल्ड इंटेंशन ट्रेमर। तो ये इंटेंशन ट्रेमर से डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग ट्रेमर। रेस्ट में रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर उसको रोकने की आप हम लोग ऑर्डर देंगे या खुद करना चाहेगा तो उसका ट्रेमर रुकेगा। सो माइंड इज पार्किंसनिज्म इज अ डायग्नोसिस मेड बाय क्लिनिकल डायग्नोसिस। और सब जो भी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे वो और सब पैथोलॉजी को रूल आउट कराने के लिए करेंगे, लेकिन इट इज मेनली क्लिनिकली डायग्नोस्ड। सो resting tremors, bradykinesia and rigidity, there may be postural instability.
खड़ा रहने में दिक्कत या कोई पोस्चर मेंटेन करने में उसको दिक्कत, इट इज अ लेट फीचर ऑफ टीबी. So, what is the pathology and pathophysiology of Parkinsonism? हम लोग फार्मा डेज से पढ़ते आए कि पार्किंसनिज्म का मेन फीचर जो होता है दैट इज सेलेक्टिव डिजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सबस्टांशिया निग्रा. जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम होता है उसमें डोपामिन की डिफिशियंसी हो जाती है किसी भी कारण से हो, तो वहां सबस्टांशिया निग्रा में, जिसके कारण ये सब फीचर्स होने शुरू हो जाते हैं. तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि इसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे. इसको ट्रीट करने के लिए हम किसी भी तरह से अगर ब्रेन में डोपामिन का लेवल जहां पे कम है वहां पे हम लोग अगर उसको मेंटेन कर सके, सो इट विल ट्रीट पार्किंसनिज्म सिम्टम. समझे? यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो डोपामिन की डिफिशियंसी इन ब्रेन या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम इज द मेन कॉज ऑफ पार्किंसनिज्म. एंड इसको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसनिज्म. बहुत कम ऐसे बीमारियां होती हैं मेडिकल साइंस में जिसके लिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज सफिशिएंट. सो पार्किंसनिज्म इज वन ऑफ देम. सो आगे चलते हैं. इसमें कॉग्निटिव डिसफंक्शन एंड डिमेंशिया भी मिलना शुरू होता है. तो इसके लिए वो धीरे धीरे बात भूलना शुरू करेगा, इसलिए लोग बोलते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसंस में बहुत सारा ओवरलैप है. समझिए, अल्जाइमर्स में भी पार्किंसन का बहुत सारा सिम्टम्स मिल सकता है, पार्किंसन में भी अल्जाइमर्स का सिम्टम्स मिलते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो एंड डिमेंशिया, बात भूलना पार्किंसन में कॉमन है जो आगे मिलता है. एंड अदर सिम्टम्स में मिलते हैं डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, ऑल्फैक्टरी डिस्फंक्शन, सूंघने में दिक्कत, एंड ऑटोनोमिक डिसफंक्शन. उसको यूरिनेशन या डिफिकेशन में डिफिकल्टी होना शुरू हो जाएगा, एब्नॉर्मल स्वेटिंग होना करेगा, जो भी हम लोग पोस्चरल या हाइपोटेंशन होना शुरू हो जाएगा. दीज आर ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ पार्किंसनिज्म. तो अभी तक जितना हम लोग सोचते हैं पार्किंसन उससे भी ज्यादा कॉमन है. एक एस्टिमेट के अराउंड 1 मिलियन पीपल केवल अमेरिका में पार्किंसन से पीड़ित है. 10 लाख लोग अभी पार्किंसन से पीड़ित है. और एक एस्टिमेट है कि 50 इयर्स से ज्यादा में अराउंड 1% ऑफ द पॉपुलेशन पार्किंसन से पीड़ित है. तो आप समझ सकते हैं कि पार्किंसन कितना ज्यादा मिलता होगा, बिकॉज हमारे देश में 50% से लोग कितने ज्यादा है, उसका 1% भी अगर पार्किंसन से पीड़ित हो तो कितना पार्किंसन के केस हमारे पास मिलेंगे. ये आमतौर पे 50 इयर्स ओल्ड में ज्यादा मिलता है, मेल्स में ज्यादा प्रिडोमिनेट होता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. कैसा ये पार्किंसनिज्म का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा. तो जैसे मैंने बताया था 2 आउट ऑफ 3 जिसमें हम लोगों को जानना है, जो 3 एसेंशियल फीचर्स होते हैं TBR, सो ट्रेमर, ब्रैडिकाइनेसिया एंड रिजिडिटी. सो इसका ट्रेमर कैसा रहता है? रेस्टिंग ट्रेमर रहता है, रेस्टिंग एंड पिल रोलिंग ट्यूमर होता है. वो ऐसे जो ट्रेमर होता है ऐसा लगता है कि पिल घुमा रहा है. 3 to 7 हर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है. एंड दीज आर ओनली, मतलब यूजुअली या कॉमनली एसिमेट्रिक. एक हाथ में ज्यादा रहेगा, एक हाथ में कम रहेगा, केवल एक ही हाथ में रहेगा. ठीक है. एक हाथ में आपको ऐसे सिम्टम्स या पिल रोलिंग ऐसे सिम्टम्स मिलने लगेंगे, इसको ट्रेमर्स हम लोग बोलते हैं. देन ब्रैडिकाइनेसिया, दैट इज द जनरलाइज्ड स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट. तो अगर उसको हम लोग बोलेंगे कि बाबा जी अपना हाथ दीजिए, तो धीरे धीरे अपना हाथ देंगे. जब बाबा जी आप आगे बढ़े धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे. तो these are called bradykinesia. या in the later stage it can be called akinesia. कर ही नहीं पाएंगे. तो this is also a symptom of तो इससे हम लोग उसका हाथ हिलता रहेगा और उसका जनरलाइज जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट है, सारा कुछ स्लो हो. देयर विल बी शफलिंग gait. वो शॉर्ट शफलिंग gait लेकर के चलेंगे. अगर हम लोग देखें तो वो छोटा छोटा, अगर ये उसके पैर हम लोग मान लें तो छोटे छोटे में धीरे धीरे करके चलना शुरू होता है. तो इसका टिपिकल गेट होता है शॉर्ट शफलिंग गेट. नाउ कम्स अबाउट रिजिडिटी. रिजिडिटी वी ऑल नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिजिडिटी, लेग पाइप एंड कॉग व्हील. लेग पाइप मतलब लेग पाइप को अगर हम लोग करेंगे तो एक समान रेसिस्टेंस हम लोग को थ्रू आउट मिलना शुरू करेगा. लेकिन इसमें जो मिलेगा
दैट इज कॉल्ड कॉगविल रिजिडिटी। कॉगविल मतलब समझते हैं, जैसे कॉग जो रहता है जिसमें एक व्हील रहता है जो खटाक 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 जो रिजिडिटी मिलता है। तो अगर हम लोग पार्किंसंस के मरीज के हाथ को अगर हम लोग पैसिवली करेंगे तो एक समान रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा, पहले रेसिस्टेंस फिर अचानक से पैसिविटी, फिर रेसिस्टेंस फिर पैसिविटी। तो ये खटाक 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 जो ये है दैट इज कॉल्ड कॉगविल रिजिडिटी। सो व्हाट इज कॉगविल रिजिडिटी? रेसिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन पैटर्न एज एग्जामिनर मूव्स लिम्ब। ठीक है, ये क्यों मिलता है? ये मिलता है बिकॉज ट्रेमर एंड रिजिडिटी एक दूसरे को अपोज करते रहते हैं। देन पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, इसको हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि भाई आप आगे चलना शुरू कीजिए, और हम लोग उसके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे और उसके शोल्डर को हम लोग पीछे की तरफ खींचेंगे। तो वो उसमें इसको कहते हैं पुल टेस्ट। पुल टेस्ट करने पे वो या तो गिरने लगेगा या अनस्टेबल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। एंड व्हाट आर द अदर सिम्टम्स जो कि आमतौर पे रहते हैं लेकिन डायग्नोसिस के लिए रिक्वायर नहीं है, जो हम लोग टिपिकल सिम्टम्स बोलते हैं बीटीआर या टीबीआर, उसके अलावा ये सब सिम्टम्स मिलते हैं। मास्क लाइक फेसिंग, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, स्माइल करने पे भी लगेगा कि मास्क लगाया हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन। क्यों? बिकॉज ड्यू टू ब्रैडिकाइटिस से कोई भी एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। देन डिक्रीज आई ब्लिंकिंग ड्यू टू ब्रैडिकाइटिस। जब उसको तुम देखोगे तो ऐसा लगेगा तुमको घूर रहा है, बार बार ब्लिंक नहीं कर रहा। इंक्रीज सैलावेशन, देन हाइपोकाइनेटिस आती है, बोलने में उसको दिक्कत होगी, बार बार उसको मतलब आवाज स्पष्ट नहीं होगी। देन माइक्रोग्राफिया, कुछ भी लिखने के लिए बहुत छोटा छोटा लिखना शुरू करेंगे। एंड स्लीप डिसऑर्डर, जो कि हमने पहले एसोसिएट कर दिया। एंड जो सबसे कॉमनली जो मिलता है, जो अल्जाइमर्स के साथ ओवरलैप होता है या पार्किंसंस प्लस में मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिमेंशिया। आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो डिमेंशिया होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि पार्किंसंस का क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोगों को पार्किंसंस का जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार जब हमने पार्किंसंस स्टार्ट कर दिया तो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कुछ अलग होगा। लेकिन अगर ये सब दूसरी डायग्नोसिस हो गई तो हमारा, जैसे मान लो एसेंशियल ट्रेमर्स को हमने पार्किंसंस से मिक्स कर दिया, एसेंशियल ट्रेमर्स में हमें देना है बीटा ब्लॉकर, लेकिन इसमें पार्किंसंस की पूरी दवाई चलेगी, ना उसको कुछ फायदा होगा ना ही हमारी डायग्नोसिस बनेगी। सो व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? जो सबसे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है दैट इज एसेंशियल ट्रेमर, जिसमें आमतौर पे हेरिडिटरी रहता है, बूढ़े लोगों को अपने आप एसेंशियल ट्रेमर होना शुरू हो जाता है। फिर डिमेंशिया विथ लेवी बॉडी, फिर थर्ड होता है एमएसए, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, फिर चौथा है पीएसए, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, अल्जाइमर्स डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन कोरिया भी अल्जाइमर्स की तरह आ सकता है, विल्सन डिजीज, जिसको विल्सन डिजीज में कॉपर अगर ब्रेन में एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसको न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसको भी पार्किंसंस टाइप फीचर्स होना शुरू हो सकते हैं। एंड अदर कॉजेज है टॉक्सिक या हाइड्रोजेनिक। तो हम लोग जानते हैं कि पार्किंसंस में मेनली डोपामिन डिफिशिएंसी होती है इन द ब्रेन। तो अगर कोई ऐसा ड्रग जो कि डोपामिन एंटागोनिस्ट हो, वो पार्किंसंस को और वर्सन कर देगा या पार्किंसंस डिजीज करा देगा। तो जैसे न्यूरोलेप्टिक्स लाइक मेटोक्लोप्रामाइन, ये सब कैन कॉज पार्किंसन और वर्सन पार्किंसन। देन मैंगनीज, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एंड ये सब बहुत ज्यादा पार्किंसंस की तरह आ सकते हैं। तो हम लोग को ड्रग हिस्ट्री इन पार्किंसंस डिजीज लेना बहुत जरूरी है। देन हाउ विल वी डायग्नोज अ केस ऑफ पार्किंसनिज्म? डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसनिज्म के लिए कुछ नहीं चाहिए, ओनली क्लिनिकल डायग्नोसिस। बट वी डू अ एमआरआई ब्रेन, जहां एमआरआई नहीं है वहां पर सीटी स्कैन कराते हैं विद कंट्रास्ट टू रूल आउट अदर एक्सक्लूड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी ऑफ द ब्रेन, या सेकेंडरी पार्किंसनिज्म हो या कोई और तरह का, तो नहीं है कि लेवी बॉडी बन रहा है या कुछ और साथ में। तो पार्किंसंस में एमआरआई ब्रेन विल बी
एसेंशियली नॉर्मल या सबस्टांशियल नायग्रा में थोड़ा डिजेनरेशन मिल सकता है। ट्रीटमेंट में पहले क्या करना है ये अभी बाद में आएंगे, पहले क्या नहीं करना है। सो नेवर कभी भी नहीं देना है गिव न्यूरोलेप्टिक्स या डोपामिन ब्लॉकर्स लाइक प्रोक्लोपेराजीन या मेटोक्लोप्रामाइड इन द केस ऑफ पार्किंसनिज्म। देना भी है तो क्यूटियापिन देना है, वो भी रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देख के, लेकिन ये सब नहीं देना है। ये सब देने के चलते या तो वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स होगा या दैट में इवन कॉज डेथ। तो हमेशा ध्यान में रहना है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई पार्किंसंस का मरीज उल्टी करके आ रहा है तुम उसको मेटोक्लोप्रामाइड उल्टा तुम उसका फायदा करने के बजाय तुम उसका नुकसान ही करते। ठीक है, सो ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, या तो न्यूरोप्रोटेक्टिव दो या सिम्टोमेटिक दो। तो अनफॉर्चुनेटली अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही ज्यादा पार्किंसंस का आया है। अभी रिसर्च और चल रही है जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग को देना है। सो व्हाट आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स? फर्स्ट लाइन ड्रग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग फार्मा डे से पढ़ते हैं, दैट इज कार्बिडोपा एंड लिवोडोपा। द कार्बिडोपा एंड लिवोडोपा कंपोजिशन, इसको सिंडोपा बोलते हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करता है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके सबस्टांशियल नायग्रा में डोपामिन की कमी को पूरा करता है। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव सिम्टोमेटिक थेरेपी। सो इसको इट कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ वेरी सिग्निफिकेंटली। कल को जो मरीज चल नहीं पा रहा था, हमेशा हाथ हिलता रहा था, साइन नहीं कर पा रहा था और हमेशा उनको रिजिडिटी थी, उसको बहुत अच्छा फील होगा। सबसे पहले अगर इसका ट्रेमर्स बंद हो गया, वो डे टू डे एक्टिविटी अच्छे से करने लगा, उसका डिमेंशिया ठीक होना शुरू हो गया, उसको चलने में दिक्कत नहीं होने, अपना डे टू डे वर्क एक्टिविटी करने लगा, तो तुम समझोगे यू आर ट्रीटिंग द पार्किंसन डिजीज वेरी वेल। क्योंकि पार्किंसन डिजीज में शुरू में जितना ड्रग से रिस्पॉन्स आता है, बाद में धीरे धीरे रिस्पॉन्स कम आना शुरू हो जाता है, या तो फिर ऑन ऑफ फिनोमेनन होना शुरू हो जाएगा, टेपरिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डे का एंड होने, जब दवाई का डोज एंड होने लगेगा तो जो सिम्टम्स है काफी ज्यादा आना बढ़ना शुरू हो जाएंगे या ऑन ऑफ इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन में कार्बिडोपा एंड लिवोडोपा एंड डोपामिन एगोनिस्ट लाइक प्रामिप्रेक्सोल या नोपिडिनोल, ये सब देना है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। पहला चीज जान जाओ, अगर कार्बिडोपा लिवोडोपा अगर काम नहीं कर रहा है तो ये सब भी ड्रग्स काम नहीं करेंगे। तो इसको आमतौर पे अगर सप्लीमेंटेशन विद कार्बिडोपा लिवोडोपा दिया जाता है, मोनोथेरेपी में दे सकते हो, लेकिन कार्बिडोपा लिवोडोपा सप्लीमेंटेशन में दे सकते हैं जब सिम्टम ज्यादा आना शुरू हो गया है। तो दीज आर लेस एफिकेशियस एंड मोर साइड इफेक्ट। तो इसको हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग्स में है, इसको हम लोग एडिशन में दे सकते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स में एमेंटाडिन है या एंटीकोलिनर्जिक्स है। एंटीकोलिनर्जिक जो है यंगर पेशेंट्स में ज्यादा मतलब हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनमें ट्रेमर्स बहुत ज्यादा वरीसम होता है। यंग पेशेंट को ट्रेमर्स होना शुरू है तो इसका एंटीकोलिनर्जिक्स का साइड इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन तभी भी हम लोग यंग पेशेंट में देते हैं। एंड थर्ड लाइन में अलग अलग अभी मॉडलिटीज आ रही है, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एंड एक थेरेपी आई है डुओडोपा। डुओडोपा में इंटेस्टिनल इन्फ्यूजन ऑफ लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा, ये हम लोग देना शुरू कर देते। माइंड इट, दीज आर ओनली सिम्टोमेटिक थेरेपी, दीज आर नॉट क्योर। डीप ब्रेन थ्रो जब अगर इससे फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन से काम नहीं बन रहा है, देन वी गो टू दिस टाइप ऑफ ड्रग्स। So what are the complications which can occur? So ये सब कॉम्प्लिकेशन जो हम लोग को मेन जानना है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम NMS, वन ऑफ द मोस्ट फियरसम कॉम्प्लिकेशन ऑफ पार्किंसनिज्म। मान लो कि तुम किसी मरीज को अचानक से कार्बिडोपा लिवोडोपा दे, अचानक से वो दवा लेना बंद कर दिया किसी कारण से, या उसको कोई न्यूरोलेप्टिक एक्सपोजर हो गया मेटोक्लोप्रामाइड, जैसे मैंने बताया था, या कोई एंटी डोपामिनर्जिक एजेंट से उसको एक्सपोजर हो गया, तो इससे काफी ज्यादा उसको सिम्टम्स वर्सनिंग होगा न्यूरोलेप्टिक फीवर के साथ। उसको इट में आल्सो कॉज डेथ। सो ऑलवेज बिवेयर ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इन अ केस ऑफ पार्किंसनिज्म। एंड
सिंड्रोम होता है जब माओ इनहिबिटर्स के साथ SSRI या THCA को हम लोग ऐड करते हैं। तो these are the two complications of Parkinsonism। अब एक चीज आती है व्हाट इज पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम। पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम में बहुत सारे जिसके जो इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो हम लोग पढ़े हैं, ये मेनली जेनेटिक या स्पोरेडिक होता है। ये एक इडियोपैथिक प्राइमरी पार्किंसनिज्म के फीचर्स के साथ साथ एडिशनल फीचर्स भी इसमें पाए जाते हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज। तो इसमें जो ब्रैडीकाइनेसिया, ट्रेमर एंड रिजिडिटी होना है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा डिमेंशिया या बहुत सारे और सब क्या कहते हैं मॉडलिटी मिलना शुरू होंगे। तो these are a group of neurodegenerative diseases in which symptoms of Parkinsonism are present, which are TBR, tremor, bradykinesia and rigidity, and plus additional features। जैसे मैंने बताया ये जेनेटिक या स्पोरेडिक हो सकते हैं। इसका एग्जांपल में या तो अल्जाइमर्स को भी लोग बोलते हैं इसी ग्रुप में है, या मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी या प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, ये सब इसी में आते हैं। फिक्स डिजीज, डिमेंशिया विद लेवी बॉडी, ये सब पार्किंसन प्लस सिंड्रोम का के डायग्नोसिस में आते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना कुछ जानने के बाद अब अगर मैं नटशेल में बोलूं तो पार्किंसंस डिजीज के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जानने हैं जो कि हम लोगों को जानने हैं। इन द नटशेल पार्किंसनिज्म को हम लोग कैसे जानेंगे? पार्किंसनिज्म इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। जो भी हम लोग अदर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे दूसरे डायग्नोसिस को एक्सक्लूड करने के लिए करेंगे। दूसरी बात, पार्किंसनिज्म के जो 3 एसेंशियल फीचर इसमें कम से कम 2 प्रेजेंट रहने चाहिए, दैट आर TBR। सो देयर विल बी रेस्टिंग ट्रेमर, ब्रैडीकाइनेसिया एंड रिजिडिटी। सो इसका जो प्राइमरी पैथोलॉजी ब्रेन में किसी कारण से डोपामिन का डिफिशियंसी होना शुरू हो जाता है इन द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। इसमें अलग अलग अल्जाइमर के साथ ओवरलैप होता है। इसके लिए रेस्टिंग पिल ट्रेमर्स होते हैं, ब्रैडीकाइनेसिया के लाइट स्लोनेस मिलता है, शफलिंग गेट, कॉर्विल रिजिडिटी जो कि जो पिरामिडल ट्रैक्ट का रिजिडिटी लेग पाइप रिजिडिटी से बहुत अलग होता है। कॉर्विल चूंकि इसमें ट्रेमर्स के साथ रिजिडिटी मिलती है एंड डिमेंशिया मिलता है। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग जान चुके हैं। डायग्नोसिस में MRI ब्रेन या CT स्कैन कंट्रास्ट करवाना है एंड नेवर कीप न्यूरोलेप्टिक्स विद पार्किंसनिज्म लाइक प्रोक्लोरप्रेमाजीन या मेटोक्लोप्रामाइड। इट मे कॉज वर्सनिंग ऑफ डेथ। इसके ट्रीटमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कार्बिडोपा एंड लेवोडोपा and dopamine agonists like pramipexole, and second line drugs में amantadine, and third line में अभी जो deep brain stimulation and levodopa देता है। इसके complications में neurologic meningitis syndrome and serotonin syndrome आते हैं, and we have to know Parkinson's plus syndrome जिसमें idiopathic Parkinsonism के सारा ग्रुप सारा कुछ रहेगा, लेकिन साथ में some additional features रहेंगे। So it is called Parkinson's plus। Thank you। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, चाहे कुछ भी समझने में कठिनाई हो, you can refer to my notes given in the link below, या you can mail me at Tarun Sumit, TARUN, Tarun SUMIT, Tarun Sumit, there will be no gap, tarunsumit@gmail.com। मैं नीचे लिंक पे भी अपना मेल ID भेज दूंगा, आप लोग भेज सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।